बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज काहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त मिली और जो NOC शराइत जारी की गई थी उसके मुताबिक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसे का वक्त था। जलसा अब ख़त्म हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ पर मौजूद DJ सिस्टम 6 बजे बंद कर दिया गया। वहाँ पर मौजूद लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। बहुत से ऐसे कायदीन थे, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उनकी तकरीर का इंतज़ार था, लेकिन ख़बरें यही हैं कि वो अभी तक जलसागाह नहीं पहुँचे हैं। और आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो NOC जारी किया गया था उसमें एक शर्त ये थी कि कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए जो इंतज़ामिया होगी वो मदद करेगी उसकी गिरफ्तारी के लिए, और अगर मदद ना की गई या कोई रुकावट हायल की गई तो उस सूरत में इंतज़ामिया पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा मुआवनत पर। ये वो इंतज़ामिया है जो जलसे के मुंतज़मीन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अलावा आज फेस डिटेक्शन के लिए वहाँ पर कैमरास लगाए गए और इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि 12 अफराद को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो 9 मई में मुलव्विस थे। तो ये सूरत हाल है जलसे के हवाले से। इसके साथ साथ अहम तकरीर भी की गई है वहाँ पर। बैरिस्टर गौहर की तकरीर अहम थी, इस हवाले से आपको बता देते हैं, फिर पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि आज़ाद अदलिया पर कदगन कबूल नहीं, आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसके साथ साथ अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ भी कबूल नहीं करेगी, और इसके साथ साथ दीगर ऐलानात भी उनकी जानिब से किए गए हैं। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर बात करते हैं आज के इस जलसे से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो जो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, वो कामयाब रहा या नाकाम रहा। क्योंकि गुज़िश्ता जो पावर शो हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद कुछ नताइज अच्छे नहीं थे। 9 सितंबर का एक वाक़या भी हुआ था, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन आज जो है वो माहौल कदरे बेहतर लगा। इंतज़ामिया की जाने से भी ऐसा लगा कि उस तरह किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर रास्तों को बंद किया गया था। हमारे साथ नजम साकिब साहब मौजूद हैं, राव खालिद साहब मौजूद हैं और साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और पावर शो किया, आप कैसे देख रहे हैं इस पावर शो को? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है एक पावर दिखाने में कि उनके कारकुनान को मुतहर्रिक करके एक कामयाब जलसा आप भी कर सकते हैं? देखिए, जलसा तो जिस तरह आपने बताया कि ख़त्म हो गया है, और चूंकि ये प्रोग्राम हमारा ज़ेरे बहस लाइव जा रहा है, इसलिए हम बिल्कुल अप टू डेट हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। आपने फरमाया, आपने कहा और हमें पता भी लगा कि जलसा खत्म हो गया, लेकिन ये वक्त के साथ, पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ मजाक खत्म नहीं हो रहा। ये कब तक चलेगा? देखिए, जहां तक ये है ना कि पावर शो तो वो हर हफ्ते करें, क्या मसला है इसमें? सवाल यहाँ पे ये है कि इस जलसे में जो बताया गया कि जी ये चीजें हमारी मसलन जुल्म के खिलाफ है, अदलिया की आज़ादी जो है वो चाहिए, उसके बाद इंसाफ हमें चाहिए, खान की रिहाई चाहिए, इनमें से मुझे ये बताएं कौन सी चीज हो सकी है? अब ये देखना कि जी 3 घंटे दिए गए थे और फिर ये तो, और वो जगह भी वो नहीं थी, ये सारी बातें अवाम को पता है। मेरा जो तज्जिया कहता है ना, वो ये कहता है सबसे पहले ये है कि मीनारे पाकिस्तान इसलिए शायद नहीं यानी वो दिया गया वेन्यू, कि डर ये था कि कहीं बाहर ना जाए। अच्छा भी अगर बाहर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? जरा बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? और फिर ये जो आपने ये चुना है मवेशी मंडी, क्या यहाँ पे कोई यानी मंडी मवेशवा ये हो रही थी, या कोई मवेशियों का कोई वो होना था, कोई इजलास होना था? भैया आपके अवाम है, इन्होंने जाना है, ठीक तरीके से जगह देते, नहीं मिली कोई बात नहीं। फिर पिछला जो तजुर्बा है कि जी वो काफी देर तक चलते रहे, वक्त भी खत्म हो चुका था वगैरह वगैरह, उसको देखते हुए उन्होंने इसका जो है वो साउंड सिस्टम बंद कर दिया जो ही 6 बजे, और उसके बाद बाइक भी बंद हो गया। अब 2-3 बातें हैं जो बड़ी जरूरी है देखने की। हमें इत्तला मिली पंजाब की गवर्नमेंट से कि जो 3700 मुल्जिमान हैं उसके 9 मई के, उनके लिए जो प्रिजन वैन्स हैं वो पहुंच गई हैं जी। फिर साथ ही हमें पता लगा कि कम से कम 2-2.5 हजार लोग टोटल आए हैं। मैं हैरान हो रहा हूं कि वो 3700 कौन थे और ये 2700 कौन है, और ये जो हमें टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं हजारों लोग,
तो उसमें ये वो चल रहा है कि जी हमारे ख्याल में तो कोई 5,000 लोग थे, उस से कहेंगे नहीं कम से कम 3.5 लाख तो थे। इससे भी कता नजर देखना यह है कि ये जो 43 शराइत आपने रखी हैं, इनको अगर आप बहसियत मजमूई देखें ना, ज़ौक तो यूं लगता है कि वो ये कह रहे हैं पीटीआई से कि आप अच्छे बच्चे बन के आए। क्या आप तो सही जब सही तकाजा कर रहे हैं ना, सही तकाजा कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब। और मीनार पाकिस्तान पे तो इसलिए नहीं दिया ना कि वहां पर आम लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनका जो रोजमर्रा का अमूर हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत वक्त ने ये सोच लिया है कि अवाम के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी? तो उसका तो वो आपने जो कानून बनाया था जलसे ना कराने का, कुछ समझ नहीं आ रही। यकीन कीजिए, एक तरफ आप जलसे का कानून बनाते हैं और उसके बाद आपकी यानी 43 शराइत आ जाती हैं। उसमें तो थोड़ी सी शराइत हैं, इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है? फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कह रहे हैं जी इंतजामिया के हाथ में है। देखिए, दुनिया की तमाम जमहूरियतों में जब भी कोई इस तरह का जलसा होता है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो हुकूमत वक्त का काम होता है। मुंतजमीन का काम है कि वो अपनी हदूद में रहें और अपने अवाम को, जो उनके आए हैं सपोर्टर्स और वोटर्स, उनको हदूद में रखें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो यानी हुकूमत का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है। और फिर ये कि जी लाहौर से ही लोग आ सकते हैं, बाहर से नहीं आ सकते। तो क्या पीटीआई लाहौर की सिर्फ जमात है? अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज आती है, ये जो हमारी यानी अज़मा बुखारी साहबा हैं, ये कह रही है जी कि पीटीआई जो है ना वो लाहौर में खत्म हो गई है। देखिए, पीएमएल नून के बारे में भी ऐसी एक बात हुई थी। पीएमएल नून अब पंजाब से खत्म हो गई है। इस तरह से पार्टियां खत्म नहीं होती। दो बातें समझनी ज़ौक बड़ी जरूरी है। सबसे पहले ये जो हुकूमत का खौफ है ना कि जलसा होगा तो पता नहीं क्या होगा, और पीटीआई की जलसे से तवक्कुआत, यानी पीटीआई की जो तवक्कुआत हैं और जो हुकूमत का खौफ है, ये दोनों ही हकीकत पे मबनी नहीं है। ये पहली बात समझने की है हम सब की और अवाम की। दूसरी बात समझने की है कि जलसों के कानून बना लेना काफी नहीं होता, इस पे अमल दरामद भी कराना चाहिए। जी साहब, ठीक है। अच्छा, राव खालिद साहब, आपको लगता है कि हुकूमत को खौफ था, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो प्रूफ करना चाहती थी उसने प्रूफ कर दिया? देखिए, जलसे जुलूस वगैरह से प्रूफ क्या होना होता है लेकिन ये जलसे, सियासी जलसे वगैरह कभी इतना बड़ा मसला तो नहीं रहे थे। होते थे, लोग ऐलान करते थे जलसे, चलो चलो लाहौर चलो और फलां जगह चलो और साहिवाल चलो या पेशावर चलो, ये नारे लगते थे, जलसे होते थे, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी थी। ये इतनी मुश्किल कैसे हो गई है? तो वो जो शेर है ना कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। सियासी जलसे तो कोई इतनी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी कि आप उसके लिए एक अफरा तफरी और वो ये ज़रूर होता था कि वो एक जारी करते थे डीसी साहब, जिसमें वो साउंड सिस्टम से डिस्टर्बेंस ना हो या रस्तों का मसला होता है बंद ना करें आप, या कोई प्रोटेस्ट ना करें, कोई वायलेंस वगैरह ना हो, वो श्योरिटी लेते थे। लेकिन 43 कंडीशंस और ये सारा कुछ, और उसके बाद फिर उस पर दोनों तरफ से दावे वादे और एक ऐसा बिल्डअप होता है कि कुछ ना भी होना हो तो लगता है कुछ हो ही जाएगा। और बहुत से लोग शायद डर से आते भी नहीं, बहुत से लोग जज्बे से आ भी जाते हैं। तो ये एक तो जलसे के हवाले से मैं कह दूँ। दूसरी बात यह है कि हुकूमती दावे अपनी जगह पे, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। कल भी मैंने कहा ये एक मुतहर्रक रखने के लिए, अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए, और अपोजिशन के लिए वाहिद टूल यही होता है। हुकूमत के पास तो ऑप्शंस होती है ना, लैपटॉप स्कीम अनाउंस कर दी, प्लॉटों का अनाउंस कर दिया, सेहत कार्ड जारी कर दिया, ये इस किस्म की चीज़ें, या कोई और फैसिलिटीज़ और चीज़ें जैसे पंजाब गवर्नमेंट किए जा रही है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स। तो अपोजिशन के पास तो जलसा जुलूस ही होता है। अब पार्लियामेंट में शोर शराबा कर ले, बाहर जलसे जुलूस कर ले, तो वही उन्होंने करना होता है। लेकिन ये है कि पीटीआई का केस इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि वो आप कह लें कि एक तरह से कॉर्नर किया हुआ था उसको, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी उसकी ना होने के बराबर थी। उसके 10,000 वर्कर वो दावा करते पकड़े हुए हैं, और लीडरशिप भी छुपी हुई है, काफ़ी सारी अभी भी छुपी हुई है। तो उनके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल था। जलसे की इजाज़त मिलती थी, फिर कैंसिल हो जाती थी। अगर कर भी लिया तो उस पर भी कोई हंगामा खड़ा हो गया।
मेरा ख्याल है कि ये दूसरा जलसा हो जाना इस्लामाबाद और फिर पंजाब में भी मैं उसको काउंट करूंगा, क्योंकि वो भी पंजाब के बॉर्डर पे यही एरिया जो संगजानी का है। ये एक पॉलिटिकल मोमेंटम बन सकता है इससे, पीटीआई को जो फायदे की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल मोमेंटम अगर बनता है, वर्कर्स थोड़े से जो खौफजदा थे या प्रेशर में थे, या वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उनको हौसला होगा, तो इससे एक पॉलिटिकल मोमेंटम बन सकता है। क्या ये किसी तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकता है? मेरा ख्याल है अगर तो सिर्फ पीटीआई जलसे जुलूस करती रहेगी या ये चीज़ें करेगी तो वो नहीं करेगा। उसकी दो वजूहत है। एक तो वो एजेंडा सिर्फ उनका है जो वो इलेक्शन की धांधली वाला और इमरान खान साहब की रिहाई वाला, अपने कारकुन और इमरान से रिहाई, और वो तो अदालतों के ज़रिए हो रही हैं चीज़ें, और अदालतों की तरफ ही वो देख रहे हैं, इसलिए वो इस बेस पे तो अपना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका चांसेस बहरहाल मौजूद है, मुल्की हालात के हवाले से, बाशी हालात के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, या जो सूरत हाल है अमन व अमान की, और फिर अभी जो अदलिया ने मत्था लगा लिया, अदलिया के साथ मत्था लगा लिया हुकूमत ने, वो जो सींग फंसे हुए हैं और जिसपे वकला भी अब मुतहर्रिक हो रहे हैं, उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। तो अगर ये फैक्टर इन कर जाती हैं चीज़ें, ये वकला वाली और ये अदालती तरामीम वाली, तो फिर ये एक अच्छी मोमेंटम इख्तियार कर सकता है, स्पोर्ट पीटीआई को मोमेंटम इख्तियार कर सकता है और ये तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकती है। दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें बुखारी साहबा की, इमरान नज़ीर साहब की। उन्होंने पहले धमकियाँ शमकियाँ दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी केपी वाले हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, दिल से लगाते हैं, और कोई अस्पताल में इलाज हो रहा है वहाँ केपी के बच्चे भी आ रहे हैं, तो वो उनकी मोहब्बत जागी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसी किस्म का जज्बा होना चाहिए। आपको वजह समझ आई कि क्यों मुकाबला कर रहे हो? नहीं, आपको वजह समझ आई कि क्यों जागी? मुझे नहीं समझ आई, सच्ची बात है कि क्यों आप धमकियां लगा रहे थे इतने दिन से और अभी भी कह रहे हैं इतना जलसा हुआ इतना हुआ, लेकिन ये अचानक बीच में एक मोहब्बत का जेस्चर जो है, मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ, पॉजिटिव कि चले एक अच्छी बात भी बीच में उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, साकिब बशीर साहब, ये बयानिए की जंग तो है, और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर कोई भी अपोजिशन हो, वो जलसा करके लोगों को इकट्ठा करके अपना जो बयानिया होता है अपोजिशन में रहते हुए, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक अलग बयानिया है, उसको प्रूव करने के लिए जलसे कामयाब बनाए जाते हैं। तो आप समझते हैं कि आज उस बयानिए की जंग में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर इस वक्त चल रही है, उसको कामयाबी मिली? कामयाबी तो उसी हद तक हम बात करेंगे कि जो जलसा होना ही कामयाबी उनकी है, कि चलें उनका प्लस पॉइंट है कि पंजाब में उन्होंने 16 माह के बाद एक एक्टिविटी की है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से पीटीआई यूटिलाइज़ कर सकती थी। सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, या कुछ जो उनके रहनुमा थे, उन्होंने तकारीर की, लेकिन अली अमीन गंडापुर जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी भी वहाँ से यही तफसीलात आ रही हैं कि लाइट्स बंद, स्टेज से लोग उतर रहे हैं या बाकी वापस जा रहे हैं, या जो उनका साउंड सिस्टम था वो भी बंद कर दिया गया। तो इसमें अली अमीन गंडापुर उनकी तकरीर नहीं हुई। इसी तरह उमर अयूब जो है उनकी अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तकरीर नहीं हुई। मतलब इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। जब इतनी हैजानी कैफियत में, अगरचे गवर्नमेंट साइड से देखा जाए तो कल इसी वक्त तकरीबन 6-7 बजे उन्होंने इजाज़त दी, और आज के लिए इजाज़त दी, मतलब चंद घंटे पहले जलसे की इजाज़त दी, और उसको स्ट्रिक्ट करना कि 2 से 6, ये जो अब 6 की सुई जो है वो 6 पे आ गई है, और उसके बाद अब आप छुट्टी है, आप जाएं घरों में जाएं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मतलब एक चीज साकिब बशीर, एक चीज जब आप प्रेसिडेंट्स, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा गवर्नमेंट ने इजाज़त तकरीबन 24 घंटे पहले दी, या 22 घंटे या 18 घंटे पहले दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ तो था ना कि उन्होंने इजाज़त मिले ना मिले, हर सूरत जलसा करना है, इसलिए उनकी तैयारी तो मुकम्मल थी। नहीं, वो प्रेशराइज करने के लिए था उनका। ऐसा मैं आपको बताऊं कि ये अगर इजाज़त ना मिलती तो मेरी सेंस के मुताबिक वो जलसा ना करते, वो एहतजाज करते मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा था, क्योंकि अब जो उनकी प्लानिंग है वो कानून के मुताबिक ही चलेंगे। 9 मई को जो कुछ हुआ और जो कुछ उनके कारकुनान, उनकी लीडरशिप के खिलाफ इस वक्त भी केसेस हैं, वो मेरा ख्याल में अभी तक उस मामले से निकले नहीं हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट करना, ये जो मैं प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा था, आप ये जो प्रेसिडेंट्स आप सेट करते हैं ना,
फिर आपको कल खुद भी भुगतना पड़ता है। कल अगर मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और वो चाहेंगे कि जलसा हमने करना है, फर्ज करें कि कल मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हमने केपी में जलसा करना है, तो केपी का मुतलका डिप्टी कमिश्नर कहे कि आपके पास 2 से 6 तक का टाइम है, 6 बजे कहे कि खाली करें जाएं घरों के, तो इनको कैसा महसूस होगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए कि कम से कम 6 का टाइम है तो चले 9 बजे 10 बजे जलसा खत्म हो जाएगा, 12 से पहले वो जो है वो वाइंड अप कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट की साइड थी, लेकिन इसको पीटीआई को इस एंगल को मेरा ख्याल में यूटिलाइज करना चाहिए था। 2 से 6 तक का टाइम था, उनको चाहिए था आते, तकारीर करते, अपना बयानिया देते, जो कुछ उनके मुतालबात थे वो रखते और उसके बाद आगे चलते। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि वो जो कारकुनान उनके एक्टिव होना, उनको एक एक्टिविटी मिलना, एक पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो उनके एंड से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये उनको अब इसका एज ये मिलेगा आज जो जलसा जिस तरह खत्म हुआ है कि उन पे मुकदमा दर्ज नहीं होंगे जिस तरह इस्लामाबाद में हो गए थे। उनकी स्पीचेस जो है वो उस पे ऑब्जेक्शनेबल जो मटेरियल था, गुफ्तगू थी, उसके वाले से बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज ये भी सामने नहीं आई कि पीटीआई ने आज की क्या प्रेस रिलीज कहा जाए, पीटीआई का एजेंडा क्या कहा जाए, क्या कहा जाए कि क्या मुतालबात है उनके। वैसे तो उनके 8 फरवरी इलेक्शंस, 9 मई पे जुडिशल कमीशन और जो अभी अदलिया और हुकूमत में जो माजराई है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, ये 2-3 उनके मेजर जो है वो मुतालबात हैं। लेकिन ये जो आज की जो एक्टिविटी थी, गवर्नमेंट एक साइड से ये कहती है कि पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में वो खत्म हो गए। जब वो ये कहते हैं तो हैरानगी इस बात पे होती है, जब वो खत्म हो गए तो फिर खोले रास्ते, खोल के उनको कहें 6 क्या आप रात 12 बजे तक भी एक चीज जो है ना, मैं नजम साहब आप बिल्कुल ऐड भी कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि इस सारे जो प्रोसेस था, ये जलसा था, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन देता हूं, लेकिन एक चीज जो बड़ी जरूरी है वो देखनी है कि जलसे से पहले खान का एक बयान आता है और वो बड़ा मानी खेज बयान था। वो ये था कि इस्लामाबाद के जलसे में हमारे साथ धोखा हुआ। अब ये उस तरफ जाती है बात कि अडयाला में वो जो सुबह सवेरे मुलाकात हुई थी और उसके बाद खान ने जलसा मनसूख कर दिया था, वो भी हो सकता है। और ये जो दूसरे जलसे से पहले जो बातचीत हुई थी अंदर खाते में, उस पे भी हो सकता है। मकसद ये हुआ कि खान को पता लग गया है कि अब किसी की भी बात पे यकीन नहीं करना, तो जलसे जुलूसों और किसी तहरीक की तरफ जाना है। ये जो आपने सवाल पूछा ना, क्विकली मैं आपको बता दूं, देखिए हुकूमत दबाव में अगर आ भी जाती है ना किसी जलसे से, तो खान की रिहाई इस तरीके से मुमकिन नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि 2-3 दिनों में आप देखेंगे ये रील दोबारा चलेगी, एक दोबारा ऐलान आएगा कि जी पीटीआई ने अब जो है ना जलसा करने की है, फिर मिसाल के तौर पे पिशावर में करेगी, सियालकोट फैसलाबाद में जाएगी, कराची में जलसा करेगी, वगैरह वगैरह। जो बुनियादी चीज है वो ये है कि इस जलसे से या इस तरह के जलसों से अगर ये किसी तहरीक का यानी रुख नहीं बनते या तहरीक की शक्ल इख्तियार नहीं करते, तो ये महज पैसे का ज़िया है और इससे हुकूमत के यानी कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा जो पीटीआई के जो थिंक टैंक है, जिसमें खान साहब से लेके नीचे तक लोग हैं, उनको अब कुछ और सोचना है। और मेरे ख्याल में अगर मैं पीटीआई में हूं और मुझे मशवरा देना पड़े तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि ये इस तरह के हालात काफी देर से चल रहे हैं, आप काइंडली मुज़ाकरात की तरफ आइए। आपने खुद कह दिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यही कुछ है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और अगर आपने अदलिया को आज़ाद कराना है तो जलसों से नहीं होगा, अगर आपने कोई और महंगाई खत्म करनी है जलसों से नहीं होगा, इसके लिए आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। और ये जो मखसूस नशिस्तों का जो ही होता है फैसला, इसके बाद से आपका जो है वो डगर जो है वो बदलनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान तरीके मौक़िफ़ रखती है और इससे कबल भी वो स्ट्रीट पावर शो करती रही है। तो जलसों के तसलसल से ये भी इल्म होता रहेगा कि क्या वो स्ट्रीट पावर उनके बयानिए के साथ बरकरार है या नहीं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आईनी अदालतों के हवाले से जो बातचीत चल रही है उसमें हुकूमती अज़ाइम क्या हैं। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत की मौक़िफ़ अपनाती है कि जजेस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो इस्लाहात की जा रही हैं, जो कानून साजी की जा रही है, वो बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में अदलिया के किरदार के हवाले से बात की जाए और इंसाफ के हवाले से बात की जाए और आलमी रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो आलमी रैंकिंग में 140 ममालिक की रैंकिंग्स में पाकिस्तान का 130वां नंबर है। पाकिस्तान में ये रैंकिंग की तनज़ली की वजह ये है और इसमें अहम वजह कि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो है, और हुकूमत भी इसी की निशानदेही कर रही है कि ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से अदलिया पर बर्डन बहुत है, इसलिए कायनी अदालत बना लेते हैं ताकि बर्डन शिफ्ट हो जाए। लेकिन मामला यहाँ से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। टोटल जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो तकरीबन 24 लाख हैं, और इसमें से जो आला अदालतों के पास हैं, जिसकी वजह से हुकूमत कह रही है कि उन पर बर्डन कम करते हैं, वो सिर्फ 18% हैं। जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ पर ये 82% है। लेकिन ज़िली अदालतों के हवाले से इस्लाहात की बात कहीं नहीं की जाती, उसको कहीं भी खातिर में नहीं लाया जाता। और गवर्नमेंट के मुताबिक वसीतर अदालती रिफॉर्म्स जो कि कौमी मुफाद में है, उसके मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से भी कल एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसके अंदर भी तब्दीली की गई है। और वो तब्दीली इसलिए की गई है, उसमें एक अहम शिक ये थी कि जो केस पहले दायर होगा वो पहले सुना जाएगा। उसके साथ साथ अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 184(3) में आने वाले केसेस का तहरीरी बताना होगा कि क्या वजूहात हैं, क्यों अहमियत का हामिल है, ये सब कुछ बताना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं, जो हम सुनते हैं मुख्तलिफ मीडिया पर जब कोई भी केस चल रहा होता है कि आज जजेस ने ये रिमार्क्स दिए, वो भी ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में इसके अंदर दर्ज किए जाएंगे। फिर उन्होंने एक और शिकवा भी किया, उन्होंने कहा कि 63A का नज़रसानी केस जो है वो आज तक इल्तवा का शिकार है, इसलिए भी तरमीम की जा रही है ताकि जो जुडिशरी का एक निज़ाम है, जो केसेस को सुनने का निज़ाम है, उसको तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में अच्छे असरात होंगे और दुनिया में अदलिया की साख बेहतर होगी। राव खालिद साहब, मुबारक हो, हुकूमत जो है वो अदलिया की साख को बेहतर करने के लिए और आम साइलिन की आसानी के लिए इतने अच्छे इकदाम उठा रही है, आईनी अदालत भी लाने का कह रही है, कल ऑर्डिनेंस भी आया। तो आपको लगता है कि एक तो ये कि ये मामला जो हैं वो इससे जिस तरह बताया जा रहा है, जिस सादगी से हुकूमत बता रही है, उसी सादगी से हल होंगे? और फिर एक ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस की तब्दीली है, इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उनको मज़ीद पावरफुल कर दिया गया है। तो कैसे मज़ीद पावरफुल किया गया है, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, जो तो हुकूमत बयान कर रही है ना, तो वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह के फिर बाद में कह देते वो तो एक सियासी बयान था, तो वो मुकर जाते हैं। मैं उसको सीरियसली नहीं लेता। जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने तौर पे ठीक कह रहे होंगे, दुरुस्त भी होगा, लेकिन जो हम फैक्ट देखते हैं, अपने सामने जो चीज़ें देखते हैं, वो हमें ये बताती हैं कि मसला कुछ और है। मसला ये नहीं है कि अदालती निज़ाम ठीक करना है, अदालती इस्लाहात करनी है। जैसे आपने कहा, जहाँ पे अदालती इस्लाहात करनी है वहाँ पे तो आप कर नहीं रहे, आप बिल्कुल टॉप पे आके शुरू हो गए हैं छेड़छाड़ करनी। और वो भी कब शुरू की है, जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है। अचानक आपको ख्याल आया कि हो ये तो अक्सरियत ने एक फ़ैसला दे दिया, तो उनको किस तरह से अब अक़लियत में बदला जा सकता है, या उनको बेदस्तोपा किया जा सकता है, या उनकी पावर को किस तरह से सल्ब किया जा सकता है, या उनमें से जो सीनियर 3 जज है जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनको किस तरह से उस ओहदे पे आने से रोका जा सकता है। तो ये सारी किसी आम माहौल में हुई होती तो हम अंडरस्टैंड करते कि हाँ जी, कोई हुकूमत की नेक नीयति भी शामिल है और एक जेन्युइन इशू है। फिर उसके बाद मसला आ जाता है कि जो आइन के बारे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक, और उसको जब आपने चेंज करना है, क्योंकि अवाम की बुनियाद पे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम अवाम की बुनियाद, अवाम के मशवरे से चलता है। तो अगर तो आपने आइन में कोई आम तरमीम करनी है, जैसे ये मैं इसको आम तरमीम तो नहीं कहता, तो बड़ी बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज करें, आम तरमीम भी करनी है, तो एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, उसकी तफसील से बताएं। जैसे 18वीं तरमीम का हम सुनते हैं कि किस तरह से उसके बारे में डिबेट हुई, हर तबका फ़िक्र को उसमें शामिल किया गया, तो उस तरह से करना चाहिए। ये तो आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की हैयत तब्दील करने जा रहे हैं। बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा, लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की हैयत जब आप चेंज करेंगे तो आपने तरमीम वफाकी जो आइनी अदालत है उसकी तो दे दी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट होती है, उसका आप क्या करेंगे? उसके बारे में तो आपने कोई एक लफ्ज़ नहीं लिखा कि आप उसको किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह से वो चीज़ें बदलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और बाकी उनके केस सुनने की सारी, वो उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो ये आप जब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इख्तियार है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है आइन साज असेंबली जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान में वो 1971 में बनी थी, जिसने फिर आइन भी बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है। तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन पे जाएं कि हम आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, वो आप उसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश करें, उसके बाद उस पर जाएं। तो ये तो इस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। फिर टेक्निकली इतने बड़े मसाइल हैं उसमें, अगर आप आइनी अदालत बना देते हैं तो आप ये कैसे सेपरेट करेंगे? क्योंकि आपका हाई कोर्ट तक तो एक सिस्टम आ रहा है बिल्कुल, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें सिविल केसेस हैं, जिसमें हर किस्म के मुकदमात, रिट पिटिशन 199 की आ जाती है। तो हाई कोर्ट के ऊपर आके अचानक वो दो हिस्सों में किस तरह से तकसीम होगा, जिसमें बहुत सी मैं बड़े एक्सपर्ट्स को सुना, मैंने उनकी पढ़ा भी, वो कहते हैं कि जी एक से एक बंदे का टैक्स का मामला है या रेंट का मामला किसी इदारे के खिलाफ, हुकूमती इदारे के खिलाफ, वो 199 की पिटिशन, रिट पिटिशन उसकी होती है, सिविल मैटर होता है, वो जाता है उसके अंदर, वो ऊपर से उसकी अपील जो आपने आईनी अदालत में रख दी। आप कैसे सेपरेट करेंगे कि ये आईनी मसला है या ये सिविल मैटर है? उसको कैसे आप अलहदा करेंगे उन दोनों को? तो वो फिर झगड़ा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की मेरा इख्तियार है, वफाकी अदालत कहेगी, जो आईनी अदालत है वो मेरा कहेगी। फिर जो जिस बुनियाद पे ये कर रहे हैं, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा? जो सियासी मामलात हैं उस पर जो फैसले अदालतें करती रही हैं या कर रही हैं, या जिसको सियासतदान समझते हैं कि वो इंटरफेयर करती हैं या ऐसे फैसले करती है जिसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, तो फिर सब इदारों के बारे में बात करें। जमहूरियत को अगर नुकसान पहुंचता है तो हमें देखना चाहिए पार्लियामेंट का क्या किरदार है। पार्लियामेंट तो हर डिक्टेटर को, जो सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करती थी, पार्लियामेंट आइन में तरमीम करके उसकी मोहर लगाती थी ऊपर कि हाँ बिल्कुल ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये मुशर्रफ को जो आइन अमेंड करने का इख्तियार दिया गया था, उसको पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया था अमेंडमेंट करके आइन के अंदर। तो आप जब खुद अपने भी तो गिरबान में झांके ना, फिर आप भी उतनी जिम्मेदार है जितनी अदलिया जिम्मेदार है। अदलिया ने नो डाउट बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत धचका लगा जमहूरियत को, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले भी किए हैं जिससे सियासतदानों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। अगर उन्होंने 10 फैसले गलत किए हैं तो 100 फैसले ठीक भी किए हैं सियासतदानों के लिए, जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के हक़ में किए हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की अपील 7 साल के डिले के बाद सुनी जा सकती है, उनके पनामा केस में डिसक्वालिफिकेशन लाइफ टाइम ख़त्म की जा सकती है, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को SGS कोटेक्ना में नाअहलियत ख़त्म हो सकती है, केस वापस जा सकता है, कासिम सूरी की रूलिंग ख़त्म करके तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से आज बैठे हैं। यही अदालत थी जिसने ये किया था। यानी माजी में हमने देखा कि बिल्कुल एक दो चीज़ों की बुनियाद पे आप शिकवा करके हमने माजी में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बुरी होगी, अदालत बुरी होगी। ओवरऑल सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। राव साहब, हमने माजी में ये भी देखा, एक वजीर आजम ने अहकामात बजा नहीं लाए तो उनको घर जाना पड़ गया था। माजी में तकरीबन हमने देखा कि फैसलों पर अमल दरामद होता था, लेकिन अब जो है वो मामला कुछ और है। नजम साकिब साहब, ये बताइएगा, मसाइल हल हो जाएंगे या वक्ती फायदा होगा? देखिए, वक्ती फायदा जो हुकूमत सोच रही है ना कि उसको होगा और अपनी मर्जी से वो जो करना चाहेंगे कर लेंगे, चाहे उसमें आपकी ये आपकी जो आईनी अदालत है ये बन जाए, या आपके पास इख्तियार आ जाए कि आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को शफल करके बलोचिस्तान से आप KP में भेज दें, KP वाले को इधर भेज दें। अगर तो हुकूमत का ये ख्याल है कि इस तरीके से एक ऐसी कंप्लायंट किस्म की अदलिया सामने आएगी और उसमें ऐसे जज हजरात होंगे जो कि सिर्फ उनकी बात मानेंगे और उनकी मर्जी का फैसला करेंगे, तो इसमें 2 बातें मैं करना बहुत जरूरी समझता हूं। पहला ये है कि क्या आपने अगले 500 साल तक हुकूमत करनी है, आपने अपोजिशन में नहीं आना, और जो अगला आएगा वो भी इसका फायदा उठाएगा। तो आप जरा थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड कीजिए। नंबर 2 ये बात है कि आप अपने ही जजों के खिलाफ, आप अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को लगा रहे हैं दीवार के साथ। तो ये जो पिछले दिनों हमने सुना था कि चूंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो हुकूमत जो है वो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स मंगवाएगी, तो कुछ जज हजरात भी आप जो हैं वो बाहर से क्यों नहीं मंगवा लेते? उससे आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। और जहां तक इस आईनी अदालत का ताल्लुक है, मजाक मत बनाइए। और जो आपने बताया ना ज़ौक के वो 140 में से जो आपकी अदालत है उसमें 130वां नंबर है,
जी जी, उसमें आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो आपको सबसे ये देखना है, मेरे जाती ख्याल में ऐसी बात नहीं है। हम लोग कहीं 130 पे नहीं है, हम लोग कहीं पहले 60-70 में है। मैं चूंकि पूरी दुनिया घूम चुका हूं और उनके अदालती निजामों को जानता हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली फिगर जो है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अदालतें जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसमें हमने वो टेपें भी सुनी है और हमने वो अदालती फैसले भी देखे हैं और बाद में उन्हीं जजेस को आंसुओं से रोते भी देखा है कि जी मुझ पे प्रेशर था वगैरह ये था। बात असल में सिर्फ ये है कि हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। 2-3 सवाल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे ये बताइएगा कि आप आइन का बुनियादी ढांचा बदलने से क्या अदालतें आपकी यानी ताबे हो जाएंगी? और ये जो आपने आईनी अदालत बनानी है, लाखों केसेस जो हैं वो आपके पेंडिंग हैं, तो क्या इसके आने से वो सारे के सारे यक जुम्बश कलम के सारे हल हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना बार काउंसिल से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और नीचे वाली अदालतों से? अगर आपने अदालतें बनानी है ना, तो नीचे वाली अदालतों को आप यानी वुसअत दें। आपके अवाम के मसाइल नीचे हैं। बिल्कुल यहाँ पे बात होती है किसी आईनी चीज की, यानी मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आईनी चीज की आप रात को खोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जिनको आपने पीछे रखा हुआ है, उनको लेके आए। इस वक्त जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है उसको ठीक है। इस वक्त की आखिरी बात देखिए, अदालत जैसी भी आपकी है उससे अपना काम ले, सुप्रीम कोर्ट से अपना काम ले, उनकी हदूद में ना जाएं, वो आपकी हदूद में ना आए। आपकी रियासत के ये 2 सुतून हैं, आपस में गुथम गुथा होंगे तो क्या होगा? आप या तो जेर कर लेंगे तो आप अपनी अदालत को जेर करेंगे, या जेर हो जाएंगे तो अपनी अदालत से जेर होंगे। किसी किस्म की सैनिटी की ज़ौक़ बहुत शदीद जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। साकिब बशीर साहब, अब कल एक जस्टिस मंसूर अली साहब का एक फैसला भी आया। हम हमेशा सुनते हैं कि हम जब ये पार्लियामेंट से कानून पास होते हैं तो अक्सर उसमें कहा जाता है कि माजी से इस चीज़ का इतलाक हो गया। उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि शहरियों को मौजूदा कानून का इल्म होता है जिसके मुताबिक वो अपने अमूर अंजाम देते हैं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दाम पर इतलाक कैसे मुमकिन हो सकता है? और इसमें मजीद भी रिमार्क्स दिए गए हैं। तो ये रिमार्क्स आपको कैसे देख रहे हैं आपके? अगर 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि जो मौजूदा आईन और कानून है उसके मुताबिक तो जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे, तो हुकूमत घबराए? सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दी है उस पर बात कर लेते हैं। ये टैक्स का एक मामला था जो सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये एक लेजिस्लेशन की थी उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने, और उसका माजी से इतलाक किया गया था। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया है। 2 चीज़ें हैं। जजमेंट ये कह रही है कि कोई आइन शिकनी हुई हो किसी मामले में, तो वहाँ पे अगर आप कोई कानून साजी कर रहे हैं तो उससे माजी का इतलाक आप कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड उन्होंने स्पेस बताई है कि उसमें माजी का इतलाक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सिविल मामले में, किसी भी ऐसे मामले में कि जहाँ पे किसी के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हों, माजी से इतलाक नहीं होगा। फौजदारी के जितने भी हैं मामलात हैं उसमें माजी से इतलाक नहीं होगा। उसकी वजह वही है, जो गवर्नमेंट है मौजूदा, उन्होंने 2 जो है वो अभी अमेंडमेंट्स की हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में दोनों में माजी से इतलाक किया गया है। एक की है अभी रिसेंटली कि जो आज़ाद जो मेंबर है वो 3 दिन में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, ठीक नहीं गया, तो फिर वो आज़ाद ही तस्वर होगा। ठीक है। और उस तनाजुर में उन्होंने जो अमेंडमेंट की उसमें 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कर दिया कि स्पीकर ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद रिडंडेंट हो चुका है। 12 जुलाई का जो फैसला है, तो ये अंदाजा लगाएं कि अगस्त 2024 में वो अमेंडमेंट कर रहे हैं और उसका इतलाक कर रहे हैं 2017 से, कि 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शंस हुए, जो वो बात कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह कि जिस दिन ये कानून, जिस दिन वो एक्ट कर रहा था कोई बंदा, उस दिन ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बाद में आकर आपने एक कानून बनाया जो किसी के हुकूक को मुतासिर कर रहा है, तो ये आप माजी से इतलाक नहीं कर सकते। इस तरह के जहां पे जो हक किसी का मुतासिर हो रहा हो, तो एक तो 12 जुलाई का फैसला उन्होंने गैर मुअस्सर करने की कोशिश की, और दूसरा इन्होंने एक और कानून साजी की इलेक्शन एक्ट में
कि जो रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल लगाना और ट्रिब्यूनल की तब्दीली, उसका भी इन्होंने इतलाक कहा कि माजी से होगा। तो हुकूमत जितनी भी लेजिस्लेशन कर रही है, माजी से इतलाक, ये अगर रास्ता खुल गया तो फिर कोई नहीं बचेगा। कल किसी और की गवर्नमेंट आएगी तो वो माजी से अपने मुखालफिन के खिलाफ जितनी भी मामलात हैं उनमें से माजी से इतलाक करके उनको जब वो मैदान से ही बाहर कर देगा। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसमें ऑर्डिनेंस जो आया है, ऑर्डिनेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो हुकूमत के करीब समझी जाती है, वो आजम नजीर तारड़ साहब के ग्रुप की समझी जाती है। पहले उनका जो मौकफ रहा है ज्यादातर मामलात में वो हुकूमत के तरफ ही रहा है, लेकिन वो भी इससे कन्विंस नहीं है जो आपने ऑर्डिनेंस कल जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल भी कर दिया है और नई कमेटी भी बन गई है और नई कमेटी का इजलास भी, और फिर मंडे को भी इजलास का इम्कान है और अहम केसेस जो है वो उसमें फिक्स होने हैं। तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का जो ऑर्डिनेंस आया है ये भी मुतनाजा हो सकता है, क्योंकि बहुत सवालात उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सवालात उठाए हैं। उसमें एक वजह बताइए हवाले से, उसमें अता तारड़ साहब ने वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि वो तीसरे मेंबर अवेलेबल नहीं होते, फिर इजलास नहीं हो पाता, फिर ताखीर हो जाती है। ये जो तीसरे मेंबर हैं उनका मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। जो सितंबर 2023 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो रास्ता आप खोल रहे हैं ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का एक जरिया है। तो कल हमने ये देख लिया कि हुकूमत कैसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट को क्या लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस तरह कर रही है और इस तरह जा रही है, आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे, इसका मतलब है ये ऐसा रास्ता ये बुनियादी तौर पर कंट्रोल करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। जो आईनी तरमीम 54 का ड्राफ्ट सामने आया, वो ड्राफ्ट इतना खौफनाक है कि पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। जो आईनी अदालत की हम बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे और फिर जो आईनी अदालत है उसका चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी, जजेस गवर्नमेंट लगाएगी। ऐसे लगता है कि जो स्टेट के 3 पिलर्स हैं, अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया है, एग्जीक्यूटिव है, तो ये तीनों पिलर्स में से एक को बिल्कुल गैर मौसर करने की कोशिश हो रही है कि जो हाई कोर्ट का जज लगे कि ये ठीक नहीं चल रहा गवर्नमेंट के साथ, उसको ट्रांसफर कर दें बलोचिस्तान या सिंध में। कोई अगर जज जो है उसके खिलाफ कोई शिकायत आए तो उसको जो है वो आईनी अदालत के वो जजेस सुनेंगे जो गवर्नमेंट के अपॉइंटी हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट के डायरेक्टली अपॉइंटी में बात इसलिए कर रहा हूं कि वो यानी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो वही लगाती है जो उनके हिमायती होते हैं, या उनकी जो वकला की तंजीमें होती हैं उनके साथ जो है वो अटैचमेंट उनकी होती है, तो वो उनको ही जो है वो हमेशा लगाया जाता है। तो ये कंट्रोल करने का सारा एक सिनेरियो है। इसका मैं ये समझता हूं कि अदालतों में पेंडेंसी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, सियासत बहरहाल गवर्नमेंट जो ठीक है। आपको लगता है कि स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, नुकसान जो है हमें बहुत ज्यादा होगा, वह खास तौर पर मुस्तकबिल करीब के अंदर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।